स्वागत है बच्चों आप सबका तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग देखने वाले हैं इसका पार्ट 19 यानी कि 19वां लेक्चर है ये बायोलॉजी का। आप सबको पता है कि इसमें आपको टोटल 25 लेक्चर कराए जाएंगे और इसमें आज हम लोग देखने वाले हैं आनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स, है ना। इससे जुड़े हुए सारे के सारे जो 38 क्वेश्चन हैं, 38 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आप सब लास्ट तक बने रहेंगे और आप सब उम्मीद भी है मुझे कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अपने दोस्तों में। सभी तैयारी करने वाले जो भी आईसीआर की तैयारी कर रहे हैं, बीएचयू की या फिर यूपी कैडेट की तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा जो भी 11th-12th में स्टूडेंट्स हैं जो भी अभी पढ़ रहे हैं या फिर जिन्होंने इस साल एग्ज़ाम दिया है 10th का, वो सब भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आप सब के लिए यहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड होने वाली हैं। तो आप सब इन्हें सब्सक्राइब कर लें, वीडियो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और लाइक भी करें। कैसा लग रहा है ये सीरीज़, आपको कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और जिन बच्चों ने अब तक टेस्ट सीरीज को नहीं ज्वाइन किया है वो सभी स्टूडेंट्स टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लें। यहाँ पर आपको नंबर दिया हुआ है 9235 1260 64। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं आनुवांशिकी टॉपिक जेनेटिक्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। नेक्स्ट आनुवांशिकी जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में टोटल 38 क्वेश्चन होंगे। आप इसे 1 से 2 बार रिवाइज जरूर करिए ताकि आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाए। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या है। आनुवंशिकता के जनक कहे जाते हैं। आनुवंशिकता के जनक आपको पता है मेंडल। आनुवंशिकता के जनक किसे कहते हैं? मेंडल को कहते हैं आनुवंशिकता का जनक। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका आनुवंशिकी इकाइयाँ हैं। आनुवंशिकी इकाइयाँ हैं जीन। आनुवंशिकी इकाइयाँ हैं जीन। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। आनुवंशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं। आनुवंशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं गुणसूत्रों में। ठीक है, आनुवंशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं गुणसूत्रों में पाए जाते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका जीन है। जीन क्या है? जीन एक प्रकार के डीएनए का एक भाग है। ठीक है, जीन डीएनए का एक भाग है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक हैं। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक हैं खुराना। ठीक है, सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किसने किया? खुराना जी ने। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका ये सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? बीडल व टैटम ने। एक जीन और एक एंजाइम सिद्धांत बीडल व टैटम ने प्रतिपादित किया था। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका जीन को व्यक्त किया जा सकता है। जीन को व्यक्त किया जा सकता है। जीन को कैसे व्यक्त किया जा सकता है? तो आनुवंशिकता की इकाई से भी जीन को व्यक्त किया जा सकता है, उत्परिवर्तन की इकाई से भी किया जा सकता है और डीएनए के एक भाग से भी किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी तरह से। ठीक है, उपयुक्त सभी तरह से जीन को व्यक्त किया जा सकता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका जीन का वर्तमान नाम देने वाले वैज्ञानिक हैं। जीन का वर्तमान नाम देने वाले वैज्ञानिक हैं जोहानसन। ठीक है, जीन का वर्तमान नाम देने वाले कौन से वैज्ञानिक है? जोहानसन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कोशिका में पाया जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ है। कोशिका में पाया जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ है डीएनए। कोशिका में पाया जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ है डीएनए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? खुराना ने। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण खुराना ने किया था। क्वेश्चन अभी ऊपर भी था। क्वेश्चन नंबर 5 यही सेम क्वेश्चन है। तो आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? वॉटसन एवं क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। और इससे पहले क्वेश्चन था एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो बीडल व टैटम ने प्रतिपादित किया था एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका माता पिता के गुण उनकी संतानों में
माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? तो माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा होते हैं स्थानांतरित? तो इसका आंसर था आपका गुणसूत्रों द्वारा। ठीक है, गुणसूत्रों द्वारा स्थानांतरित होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, किस कारण एक माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होती हैं? किस कारण एक माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होती हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? आनुवंशिक विभिन्नता के कारण और वातावरण की विभिन्नता के कारण। तो आपका इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। ठीक है, उपयुक्त दोनों। इन दोनों कारणों के कारण ये सभी संतानें एक समान नहीं होती हैं, वातावरण की भिन्नता और आनुवंशिक विभिन्नता। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या होती है। मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या होती है 23। ठीक है, मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या होती है 23। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्र संयोजन उत्तरदायी होता है? क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्र संयोजन उत्तरदायी होता है? तो इसका आंसर जो है आपका एक्स और वाई। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो अगर ये क्वेश्चन आएगा, एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो इसका आंसर है आपका 46। ठीक है, इसका आंसर क्या है आपका 46। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, मनुष्य में नर का गुणसूत्र सम्मिश्रण होता है। मनुष्य में नर का गुणसूत्र सम्मिश्रण होता है, क्या होता है? एक्स और वाई। अभी ऊपर क्वेश्चन था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, नवजात शिशु के लिंग का निर्धारण किससे वंशागत हुए गुणसूत्र द्वारा किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 18 एक बार फिर से देखिए, नवजात शिशु के लिंग का निर्धारण किसके वंशागत हुए गुणसूत्र द्वारा किया जा सकता है? तो इसका आंसर है आपका पिता के। ठीक है, पिता के गुणसूत्र द्वारा किया जा सकता है उसके लिंग का निर्धारण। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? ऑटोसोम की संख्या 22 जोड़ी होती है। ठीक है, एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? 22 जोड़ी होती है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने में बालक का जन्म होगा? मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होगा? तो इसका आंसर है आपका पुरुष का वाई व स्त्री का एक्स। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, निम्नलिखित में कौन सा एक लिंग संलग्न रोग है? कौन सा एक लिंग संलग्न रोग है? तो इसका आंसर है आपका वर्णांधता। ठीक है, वर्णांधता एक लिंग संलग्न रोग है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22, लाल हरी वर्णांधता होने का कारण है। लाल हरी वर्णांधता होने का क्या कारण है? तो इसका कारण है एक्स गुणसूत्रों की वंशागति। ठीक है, लाल और हरी वर्णांधता होने का कारण है एक्स गुणसूत्रों की वंशागति। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, हीमोफीलिया में क्या होता है? तो इसका आंसर है आपका हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं बनता है। ठीक है, हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं बनता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, मनुष्य में लाल हरी वर्णांधता को जाना जाता है। कैसे जाना जाता है मनुष्य में लाल और हरी वर्णांधता को? तो इसके बारे में कहा जाता है कि प्रोटोनोपिया के रूप में और ड्यूटोनोपिया के रूप में, यानी कि यहाँ पर जो आपका आंसर होगा उपयुक्त दोनों के रूप में। ठीक है, लाल और हरी वर्णांधता को प्रोटोनोपिया और ड्यूट्रेनोपिया के रूप में जाना जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, एक वर्णांध पुरुष का विवाह दूसरे वर्णांध पुरुष के सामान्य पुत्री से हुआ हो तो संतानों में क्या होगा? तो इसका आंसर है आपका आधे पुत्र वर्णांध होंगे। ठीक है, आधे पुत्र वर्णांध होंगे।
क्वेश्चन क्या था, एक वर्णांध पुरुष का विवाह दूसरे वर्णांध पुरुष के सामान्य पुत्री से हुआ हो तो 50-50 के चांसेस होंगे, आधे पुत्र वर्णांध होंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, एक वर्णांध पुरुष व सामान्य महिला की संतानों में, एक वर्णांध पुरुष व सामान्य महिला की संतानों में पुत्रों के वर्णांध होने की संभावना है। पुत्रों के वर्णांध होने की संभावना 0% है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस एक तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस एक तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर है आपका डीएनए फिंगरप्रिंट। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंट से पता लगाया जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, जीन शब्द किसने बनाया था। जीन शब्द किसने बनाया था, तो जीन शब्द बनाया था WL जोहानसन ने। ठीक है, जीन शब्द किसने बनाया, WL जोहानसन ने। आगे देखेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ इधर देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 38 पहले देखते हैं, टर्नर संरक्षण वाले क्रोमोसोम का विवरण क्या है। टर्नर संरक्षण वाले क्रोमोसोम का विवरण क्या है, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए 44A+XO। ठीक है, 44A+XO है टर्नर संरक्षण वाले क्रोमोसोम। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन क्या होता है, जीन के भीतर होने वाला अनुक्रम आधार परिवर्तन। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है। लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है, तो लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण जीन के सम्मिश्रण से भी होता है और क्रोमोसोम में बदलाव से भी होता है और यहाँ पर जीन के मिश्रण से भी होता है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए इसे, लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है, तो जीन के सम्मिश्रण से, क्रोमोसोम में बदलाव से और जीन के मिश्रण से। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 35, जीनेटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है। जीनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है, तो जेनेटिक्स आनुवंशिकता और विचरण का अध्ययन है। जेनेटिक्स आनुवंशिकता और विचरण का अध्ययन है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है। डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर है आपका माता पिता की भी, बलात्कारी की भी, चोर की भी और इनमें सभी। तो आपका यहाँ पर आंसर होगा इनमें सभी। ठीक है, डीएनए यानी कि उंगली की छाप लेकर सभी की पहचान की जा सकती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, गुणसूत्र में होते हैं, गुणसूत्र में होते हैं डीएनए और प्रोटीन। ठीक है, गुणसूत्र में डीएनए और प्रोटीन होते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, डीएनए अंगुली छाप तकनीकी का प्रयोग करके किसके संसूचन के लिए प्रयोग किया जाता है। डीएनए अंगुली छाप तकनीकी का प्रयोग करके किसके संसूचन के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर है आपका विवादित जनकता। विवादित जनकता, डीएनए अंगुली छाप तकनीकी का प्रयोग करके किसके संसूचन के लिए प्रयोग किया जाता है, तो विवादित जनकता। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी व्याधि आनुवांशिक है। कौन सी व्याधि यानी बीमारी आनुवांशिक है, तो इसका आंसर है आपका हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जो है वो आनुवांशिक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, एक वर्णांध पुरुष एक समान महिला से विवाह करता है, वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न हो गए। वर्णांधता के लक्षण उसके पुत्रों में, पुत्रियों में, पुत्रों के पुत्रों में या फिर पुत्रियों के पुत्रों में, किस में उत्पन्न होंगे, तो इसका आंसर है आपका पुत्रियों के पुत्रों में। ठीक है, एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है, सामान्य महिला से विवाह करता है तो वर्णांधता के लक्षण उसके पुत्रियों के पुत्रों में उत्पन्न होंगे। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा। वर्णांधता वाले व्यक्ति को
लाल रंग कैसा दिखाई देगा? तो इसका आंसर है आपका हरा रंग दिखाई देगा उसे। ठीक है, जो व्यक्ति वर्णांध है उसे लाल रंग जो है वो हरा दिखाई देता है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का जेनेटिक्स टॉपिक से रिलेटेड जितने क्वेश्चन थे इस बुक के, और इम्पॉर्टेंट हैं सभी एग्ज़ाम्स के लिए, वो टॉपिक हो गए हैं। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करिए आप 2 से 3 बार, और अगर लिख कर आप याद करना चाहें तो आप लिख कर भी याद कर सकते हैं। इसे अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों में ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू।